हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ये हमारा है पेपर फर्स्ट और हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन। अभी हमने इससे पहले की जो वीडियो अपलोड की है उसमें हमने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपको बताया है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है या दूरस्थ शिक्षा क्या है, उसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमने बताया आपको। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो औपचारिक शिक्षा के कंडीशंस या जो औपचारिक शिक्षा की जो एक औपचारिक शिक्षा क्या एक विद्यालय शिक्षा है जिसमें सब कुछ निश्चित होता है, समय स्थान पाठ्यक्रम आदि। तो जो इन शिक्षा से मुक्त होकर के जो शिक्षा दी जाती है किसी भी मुद्रण तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से जब हम दूर बैठे लोगों को या बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं तो ये हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि जो दूरस्थ शिक्षा है वो स्व अधिगम की एक विधि है। ठीक है, स्व अधिगम से मतलब कि स्वयं सीखने की एक विधि है कि इसके माध्यम से क्या है, क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी या सीखने वाला जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने न होकर के दूर से शिक्षा प्राप्त करता है। अब जैसे हम रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से जब हम कई लोग एक साथ कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है वो आपके प्रत्यक्ष रूप से आपको शिक्षा नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा हम उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसके विचारों से अवगत होते हैं और हम उससे सीखते हैं। तो मान लीजिए रेडियो है, टेलीविजन है या टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर या कंप्यूटर से जब हम कोई चीज़ शिक्षा सीख रहे हैं तो कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो उसमें हम स्व अधिगम की एक यह विधि होती है, क्योंकि हम कंप्यूटर के माध्यम से या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं तो हम खुद ही सीखते हैं ना उस चीज को, हमें कोई उस समय सिखा नहीं रहा होता। हम स्वयं अधिगम की एक यह विधि होती है और इसमें छात्र स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है कि खुद ही वो प्रयास करता है कि कैसे हमें कोई चीज सीखनी है, तो उसमें वो स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। इसमें छात्र को निजी पहल और प्रेरणा पर अन्य किसी वस्तु की तुलना में अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो छात्र है वो उसकी अपनी पहल होती है और प्रेरणा पर लोग किसी दूसरे की मोटिवेशन पर या किसी वस्तु की तुलना में अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इस प्रणाली में जो ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है इसमें छात्र अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार समय लगाकर प्रगति करता है। अब हम क्लास में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो जितना समय हमें टीचर देता है हम उतना ही समय मेरे पास होता है उस चीज को सीखने की, क्योंकि दूसरे दिन अगले दिन हम उसी चीज को नहीं सीखते हैं। हमारे टीचर्स जो है आगे हमें उस चीज को सिखाते हैं और जितना वो समय हमें देते हैं हमें उसके साथ ही हमें उस समय के कंडीशन के साथ ही हमें उस चीज को सीखना होता है। परंतु जब ये स्वयं अधिगम की एक विधि है तो इसमें क्या होता है, छात्र अपनी योग्यता के अनुसार की उसकी कितनी योग्यता है और अपनी इच्छा के अनुसार कि जब तक वो उस चीज को सीख नहीं जाता है तब तक वो उस चीज को सीखता रहता है। क्या मान लीजिए आपने टेप रिकॉर्डर या कंप्यूटर के माध्यम से उस चीज को सीखा, तो जब तक आप उस चीज को सीखते नहीं है तब तक आप रोज बार बार उस चीज को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार समय लगा करके प्रगति करते हैं। इससे उसके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाता और उसे सब कुछ स्वयं ही सीखना तथा अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा तीसरा पॉइंट है यह हमेशा अधिगमकर्ताओं को सुनिश्चित एवं विशिष्ट समूह और शिक्षा के सुनिश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होती है। ठीक है, जो भी अधिगमकर्ता जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो सुनिश्चित एक सब कुछ निश्चित एवं विशिष्ट समूह और शिक्षा के सुनिश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यह शिक्षा हमारी होती है। यह शिक्षण अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है जो निश्चित एवं स्थिर विषय वस्तु, समय, शिक्षण विधियों और आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के बंधन से मुक्त होती है।
जो हम लोग की विद्यालय शिक्षा होती है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, वो कैसी होती है, उसमें सब कुछ निश्चित होता है, विषय वस्तु निश्चित होते हैं, समय निश्चित होता है, शिक्षण विधि निश्चित होती है, और जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो भी आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के जो एक नियम होता है, उससे ये प्रणाली जो है वो मुक्त होती है। क्योंकि इन चीजों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मुद्रण जैसे अखबार पढ़ना है, कोई भी कहानी स्टोरी वगैरह है, बुक्स के माध्यम से, कोई भी चीज जो चित्रों के माध्यम से, यदि बच्चा कोई चीज पढ़ रहा तो हमको कहीं भी किसी भी जगह बैठकर कर सकते हैं, उसके साथ मेरे सामने कोई भी बंधन नहीं होता। परंतु जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, इस जो है इसमें एक निश्चित एवं स्थिर विषय वस्तु होता है, शिक्षण विधियां होती है, समय होती है, और आमने सामने जो बैठ करके बच्चों को पढ़ाने की एक विधि होती है। इन चीजों से मुक्त होकर के ये जो शिक्षण प्रणाली है वो होती है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा नवाचार है जो लचीला और कम खर्चीला होता। अब हम जो उसमें जो मुद्रण विधियां हैं, मुद्रण चीजें हैं हमारे सामने, जो भी रेडियो टेलीविजन टेप रिकॉर्डर वगैरह है, वो हमारी बहुत ज़्यादा खर्चीली नहीं होती, और उसके माध्यम से हम बहुत मतलब एक टीवी के माध्यम से या एक रेडियो एक टेलीविजन के माध्यम से कई लोग, दूर देशों में रहने वाले लोग, दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले लोग भी एक समय में कई व्यक्ति उस चीज को सीख सकते। तो ये एक नवाचार है, नया चीज, नूतन आयाम है हमारी शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, और ये लचीला होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी सीख सकते हैं, जो चाहेंगे हम उसको, उस चीज को हम सीख सकते हैं। तो यह शिक्षण जो अधिगम की एक सुसंगठित प्रणाली है, न कि आकस्मिक या अनौपचारिक शिक्षा या गृह स्वास्थ्य मार्ग। ठीक है, तो ये जो शिक्षा प्रणाली एक सुसंगठित प्रणाली है, और ये शिक्षा प्रणाली जो है, ये हम इसमें छात्र जो है स्व अधिगम की विधि है। छात्र अपने प्रयास से सीखता है, अपनी अच्छे अनुसार समय लगा करके कोई भी चीज सीखा जाता सीखता है, और उस पर किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थोपी जाती। ठीक है, तो यह प्रणाली अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं, स्तर और उनके दैनिक जीवन के कार्यों से जुड़ी रहती है। तो ये जो है हमारी दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं है। दूरस्थ शिक्षा जो है वो किसी भी दूर स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति जो लगातार नियमित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, किसी कार्यों में लगे हैं, किसी उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, या किसी और आर्थिक परेशानियों के कारण जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही ब्रेक कर दी और फिर वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, या प्रौढ़ शिक्षा, जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं जो समय निकल जाने के बाद शिक्षित होना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो अपनी शिक्षा को नियमित करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि दूरस्थ शिक्षा के कौन से रूप एवं प्रकार हैं। तो उसमें हमारा हुआ जैसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, कि जहाँ पे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सेवारत शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम, जो लोग शिक्षक हैं जो उनको जो सेवारत जो कार्य कर रहे हैं पर फिर भी उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम, रेडियो पर बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। खुला विद्यालय एवं विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटीज हमारे हैं या ओपन स्कूल्स हैं, वो हो गए। पत्राचार कार्यक्रम, जो पत्रों के माध्यम से जब बच्चों को शिक्षण विषय या विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और उसके माध्यम से जब बच्चों को शिक्षित किया जाता है, तो वो हमारा पत्राचार कार्यक्रम होता है। शैक्षिक कार्यक्रम, बहुत सारे जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है, वो रेडियो टेलीविजन टेप रिकॉर्डर और इन चीज़ों के माध्यम से, कंप्यूटर आदि के माध्यम से बहुत से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं जो दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। अगले हम लोग पढ़ेंगे कि दूरस्थ शिक्षा से कौन से लोग जो है वो लाभान्वित होते हैं, उनको लाभ मिलता है। तो पहली चीज हो गई कि ऐसे अधिगमकर्ताओं को जो जीविकोपार्जन के लिए किसी व्यवसाय या धंधे को अपना लेते। बहुत से लोग हैं जिनके लिए मजबूरी बन जाती है कि अपनी शिक्षा को छोड़ करके वो जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्यवसाय को अपना लेते हैं, अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक करके, या अपने धंधे को अपना लेते हैं, और उसके फलस्वरूप वो किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए ये दूरस्थ शिक्षा काफी लाभान्वित है।
ठीक है, क्योंकि ऐसी शिक्षा के माध्यम से वो दूर कहीं भी बैठ करके अपने काम को भी जारी रख सकते हैं, अपने व्यवसाय या धंधे को भी अपना सकते हैं और साथ में अपनी शिक्षा भी जारी रख सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग भी लाभान्वित हैं, जैसे कि ऐसे अधिगमकर्ता जो सीखने वाले लोग जो अपनी शिक्षा को आगे चालू रखने के लिए कहीं अन्यत्र जाने में पूर्णतः असमर्थ है। बहुत से ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां पर सुविधा नहीं है, लोग जो है उनके पास कन्वेंस नहीं होता है, साधन नहीं होता है कि वो विद्यालय तक पहुंच पाए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी शिक्षा को जारी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरस्थ शिक्षा है वो ऐसे लोगों को, कि जो लोग अपनी जो कहीं भी जाने विद्यालय में जाने में असमर्थ है, तो उनके लिए भी अपनी शिक्षा को चालू रखने के लिए ये दूरस्थ शिक्षा बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगला है हमारा ऐसे वयस्क अधिगमकर्ता जो असंतोष तथा व्यावसायिक उन्नति के लिए अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने का निश्चय करते हुए कुछ नया सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो वयस्क अधिगम करता है, जो अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इन माध्यम को का लाभ उठा करके अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे अधिगमकर्ता जो दूर दराज के गांव व अन्य पहाड़ी प्रदेशों में बसे हुए हैं और जहां शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है और या वो बहुत सीमित मात्रा में है, तो ऐसे लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं कि जहाँ जो पहाड़ों में बसे हुए हैं, वहां से उनके पास आने जाने का साधन नहीं है, बहुत दूर दराज गांव में है और उनके पास शैक्षिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। उसके अलावा विकलांग और विशिष्ट समूह के अधिगमकर्ताओं के लिए भी, जो औपचारिक स्कूलों का लाभ नहीं उठा पाते, उनके लिए भी ये दूरस्थ शिक्षा बहुत ज्यादा लाभान्वित है। उसके अलावा निरक्षर किसान एवं मजदूर हैं, जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसान जो है वो अपने खेतों में काम करते हैं, या जो मजदूर है मजदूरी करते हैं और वो शिक्षित होना चाहते हैं, तो भी इसके माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और उसके अलावा हमारी गृहिणियां जो घरों में काम कर रही है, तो वो भी इन चीजों का लाभ उठा सकती। अगला हमारा है कि क्या लाभ है। तो अभी हमने आपको बताया कि इस डिस्टेंस एजुकेशन से क्या लाभ है। सबसे पहली चीज की साक्षरता के विकास में ज्यादा से ज्यादा लोग इसके माध्यम से शिक्षित हो सकते हैं। दूसरी चीज, विकलांग और विशिष्ट बालकों के लिए भी यह प्रशिक्षण प्रदान करती है, कि जो लोग जो विकलांग है और जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, उनके लिए भी यह प्रशिक्षण होती है। फिर जो लोग शिक्षा की लालसा रखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के द्वार तक ये शिक्षा पहुंचती है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। उसके अलावा नागरिक और कार्यकर्ताओं को करते हुए सीखने और शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करता है। कुछ व्यक्ति अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए अपनी कौशल की वृद्धि करना चाहते हैं, इसमें भी ये हमारा लाभ हमें मिलता है। और ऐसे लाखों लोग जो सतत शिक्षा को सुविधा प्रदान करने के इच्छुक है, बहुत से लोग जो अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, उसके लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ज्यादा लाभकारी है। उसके अलावा गृहिणियां जो घर में रह करके शिक्षा प्रदान करना चाहती, बहुत सी लड़कियां जो जल्दी उनकी शादी हो जाती है, वो अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाती हैं, ऐसी भी गृहिणियों के लिए बहुत ज्यादा ये लाभकारी है और उनके गृह कार्य संबंधी कौशलों को भी समुन्नत बनाती है। इसके माध्यम से वो बहुत सारे गृह से संबंधित जो कार्य हैं, जो कौशल है, उनके उन चीजों को भी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर के माध्यम से अपनी कौशलों को बढ़ा सकती है। तो ये तो थी हमारी डिस्टेंस एजुकेशन की दूरस्थ शिक्षा जो व्यवस्था है, वो शिक्षा में किस प्रकार से सहायता करती है या किस किस को हमें लाभ पहुंचाती है। धन्यवाद।